हाँ, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो 11th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। 11th का फिजिक्स वो है आपका आईएससी बोर्ड का पढ़ रहे हैं। वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग प्रूफ करेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv² है, बराबर ना। तो इसको प्रूफ करेंगे कैसे? देखो वर्क का फॉर्मूला हम लोग को पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये स्केलर क्वांटिटी होता है, तो ये डॉट प्रोडक्ट है, मतलब एफ डी एस कॉस थीटा। तो थीटा अगर 0 होगा तो कॉस 0 कितना होता है जी? 1 ना। तो ये आ जाएगा आपका मैक्सिमम वर्क डन, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। इतना ही आएगा ना, ये तो बचपन से पता है। अभी हम लोग को पता है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन को क्या लिख सकता हूँ? dv बाई dt, मतलब वेलोसिटी बाई टाइम। ठीक है ना। ए क्या है आपका? एक्सीलरेशन। एम क्या है? मास। एफ क्या है? फोर्स, बराबर है। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ सेकेंड इक्वेशन का, इसमें एफ के जगह पे, तो क्या मिलेगा? w इक्वल टू एम dv बाई dt। एफ के जगह पे डाल दिया इंटू डी एस। याद क्लियर है? एफ के जगह पे क्या डाला? एम dv बाई dt, ये वाला, बराबर ना। अभी देखो अगर मैं एम इसको साथ में ले लेता हूँ, ds बाई dt इंटू dv, तो ds बाई dt को क्या लिखते हैं जी? d ना। तो ये हो जाएगा एम वी dv dw। अगर इंटीग्रेट कर दूंगा बोथ साइड तो वर्क डन मिल जाएगा ना मुझे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। मैडम देखिए, इंटीग्रेशन के बिना कुछ नहीं कर सकते। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या मिलेगा? एम वी डी वी। यह आ जाएगा एम वी डी वी, इंटीग्रेशन 0 टू v, बराबर ना। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट v। तो पूरा वर्क डन क्या आएगा? W। और m कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ v dv बताया था। इसका पावर 1 है, तो इंटीग्रेशन का रूल है x रेज़ टू n dx रहेगा, तो x रेज़ टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? पावर को ऐड कर सकते हैं, पावर को डिवाइड करते हैं ना। मना किया था सर ने, पॉज करो। जस्ट स्टार्ट किया हूँ, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी प्रूफ करना है अपने को 1/2 mv²। तो वर्क डन पता है ना, एफ इंटू डी एस होता है। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा? जिसका पावर 1 है, तो बताओ ना मन, इसका पावर 1 है तो ये आ जाएगा एम, ये हो जाएगा v²/2, बराबर ना। तो आंसर आ गया। तो वर्क डन क्या है? 1/2 mv²। तो इसी को काइनेटिक एनर्जी बोल देते हैं। ये अल्टरनेट मेथड से प्रूफ हो गया। चलो लिख लो। देखो नेक्स्ट वर्क एनर्जी थ्योरम, नेक्स्ट टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है जी? इसमें अगर एक ऑब्जेक्ट को दूसरे पॉइंट पे ले जाएंगे तो उसको हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन by a force in displacing a body is equal to change produced in kinetic energy, change produced in काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। इसको वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए सेम तरह से प्रोसीड करना है। तो स्मॉल वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सेम कॉस 0 लेना है, तो 1 आएगा, क्योंकि ये कॉस प्रोडक्ट होता है ना वर्क डन। तो ये हो जाएगा एफ डी एस, ठीक है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा कितना लेना? 0 डिग्री। तो एफ डी एस मिलेगा डी डब्ल्यू इक्वल टू
ठीक है। तो अगेन हम लोग को पता है कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। ये सेकंड इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो, सेम ही है, ठीक है। पुटिंग सेकंड इन फर्स्ट, तो क्या मिलेगा जी, dw इक्वल टू m dv बाई dt इंटू ds, ठीक है। dw इक्वल टू क्या मिलेगा, m dv, और इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं ना, और एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन dw, ठीक है। तो मान लीजिए W1 से स्टार्ट किया, W2 तक एंड किया, इनिशियल वेलोसिटी u से स्टार्ट किया, v पे खत्म किया, तो ये m v dv आएगा। m कांस्टेंट है, बाहर ले लो, इंटीग्रेट करेंगे वेलोसिटी को, तो अभी ये फॉर्मूला बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स। इसका पावर 1 है तो पावर ऐड करते हैं, तो 2/2, ठीक है। तो इसका पावर 1 है तो क्या मिलेगा, m v स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट्स इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे v1 को u लिया है और फाइनल वेलोसिटी को v लिया है, तो यहाँ पे v और यहाँ पे u डालो, तो ये m 2 बार ले लो, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो ये m v स्क्वायर बाई 2 माइनस m u स्क्वायर बाई 2, तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो ये आपका वर्क डन देगा, चेंज इन वर्क डन। तो इसी को वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को लिख लो। एनर्जी एंड मोमेंटम रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं ना, और काइनेटिक एनर्जी को K से, ठीक है। तो पहले मोमेंटम में एक्सप्लेन कर देता हूँ। P मोमेंटम क्या होता है जी, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये मान लीजिए कार है, तो इसका 500 kg वेट है, एक है ट्रक, उसका है 1000 kg मास, ठीक है। दोनों सेम स्पीड से भाग रहे हैं, मान लो v1 है 100 मीटर पर सेकेंड, ये भी 100 मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, सेकेंड वाले का, जिसका मास ज्यादा है ना, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला ही है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। बहुत सिंपल है, तो जिसका मास ज्यादा होगा, क्योंकि मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। इसलिए तुम ऑब्जर्व करना, अगर तुम हाईवे पे जा रहे होगे ना, तो मान लो बाइक से हो और सामने बस ट्रक या कार जा रही है, तो उसका मोमेंटम ज़्यादा, मतलब वो स्थिर दिखेगा, लगेगा कि कम स्पीड से जा रहा है, और तुम सेम स्पीड से जा रहे हो तो लगेगा बहुत स्पीड से जा रहा हो, ऐसा फील हुआ है, तो उसी को मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है। तो अभी देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है जी, 1/2 mv²। तो इसमें मोमेंटम लिख सकते हैं ना, देखो मास इनटू वेलोसिटी, एक वेलोसिटी को बाहर लिख दो, लिख सकता हूँ ना, 2 वेलोसिटी है, तो mv एक v बाहर ले, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, p लिख सकता हूँ फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। तो इधर एक और मुझे p चाहिए, तो क्या करूँगा, m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर दूं, ताकि इसके जगह पे भी p लिख सकूं, समझा ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, इसके जगह पे p लिखूंगा और इसके जगह पे p लिखूंगा, नीचे क्या आएगा m। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या मिला, क्या मिला जी, p²/2m मिला ना, समझा। तो अगर सिर्फ p इक्वल टू फाइंड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो 2m इंटू k इज इक्वल टू p², टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, क्या मिलेगा, √2m k इक्वल टू p ना,
समझा, लिख लो। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पता है ना, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन होता है, ठीक है, जो अपने स्थिति में को एनर्जी कंटेन करता है, ठीक है। जैसे ये बुक को रख दिया हूँ तो ये पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है। अगर मैं रेफरेंस पॉइंट वहां से लूंगा तो mgh है ना, तो इसका डिफिनेशन ये है, द एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, द एनर्जी इन ए बॉडी ड्यू टू its position, due to its position or state of strain is called potential energy, is called potential energy, ठीक है। तो इसमें दो टाइप्स के पोटेंशियल एनर्जी होते हैं, तो इसको और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। मान लो ये रेफरेंस पॉइंट है, ये ऑब्जेक्ट है, मास m कंटेन कर रहा है, तो इसके नीचे क्या लग रहा है जी, mg, ठीक है ना, और ये हाइट h पे रखा है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh हो जाएगा, ठीक है ना। एक्सेलरेशन, ये g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ध्यान क्लियर है। तो अभी देखो इसके टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइप है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हाँ, तो ये क्या होता है, ड्यू टू अर्थ सरफेस के कारण होता है, डाउन द ग्लोब। जैसे देखो ये अर्थ है आपका, इसका मास m है, इसका रेडियस है r, ठीक है। तो अर्थ के ऊपर मान लो मैं 10th फ्लोर पे हूँ, यहाँ पे मैं, तो नीचे mg लग रहा होगा ना, ये हाइट h पे हूँ मैं खड़ा, तो यही पोटेंशियल एनर्जी mgh लगेगा, ठीक है। इसी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, नाम दे दिया और कुछ है नहीं। तो वर्क क्या होता है जी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट h है और फोर्स के जगह पे mg लिख सकता हूँ, तो ये वर्क डन क्या आ जाएगा जी, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ना, समझा। बस वही बात को घुमा घुमा के बोला। नेक्स्ट देखो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू आइडियल स्ट्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू आइडियल स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग, ठीक है ना। स्प्रिंग देखो ना, ये अपना पेन में होता है, तो उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं और रिलैक्स भी करते हैं। तो देखो अगर रिलैक्स स्टेट में है तो तुम्हारा स्प्रिंग ऐसे दिखेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट इसका 0 है, ये मास m को कैरी कर रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर मान लीजिए इसको कंप्रेस किया स्प्रिंग को, तो ये कितना डिस्प्लेस हो गया अपने पोजीशन से, x ना, ठीक है। और फोर्स इसके तरफ लगाया, मान लो स्प्रिंग को ऐसे दबाते हैं ऐसे, तो फोर्स ऐसे लगा रहे ना, तो ऐसे स्ट्रेच था तो कंप्रेस हो जाएगा ना, समझे ना। स्प्रिंग वाला फोन पेन है तो वही कंप्रेस्ड हो गया ये। तो ये भी स्प्रिंग अपना फोर्स इसके तरफ लगाएगा ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स इक्वल होगा, बराबर ना। तो देखो, तो ये F इक्वल टू क्या आएगा, माइनस kx आएगा। फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, k स्प्रिंग कांस्टेंट है और उसका ऑपोजिट काम कर रहा है, इसलिए माइनस लगाया, समझा। तो उसी तरह से अगर मैं स्ट्रेच भी करूंगा ना, तो उसके उल्टा डायरेक्शन में काम करेगा। ये x डिस्प्लेस किया हूं इसको, तो इसको स्ट्रेच ऐसे करोगे, ऐसे फोर्स लगाओगे तो ये अपने तरफ खींचेगा ना, तो अगेन उसमें F इक्वल टू माइनस kx ही आएगा, बराबर है अनन्या।
तो वर्क डन क्या होता है, ये पढ़ाया था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बराबर है। तो एफ की जगह पे क्या डाल दूंगा जी, सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड लूंगा तो kx आएगा इनटू dx। ये जो माइनस है ये मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड में लिया हूं। तो पूरा वर्क डन चाहिए तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, समझा। k स्प्रिंग कांस्टेंट था तो k को बाहर ले लिया, तो वर्क डन w ये k x²/2, समझा। तो यही आपका पोटेंशियल एनर्जी है ना। चलो लिख लो। अभी देखो अल्टरनेटिव मेथड बताता हूँ, अल्टरनेटिव मेथड। अल्टरनेटिव मेथड में देखिए जी, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, तो ये 0 हो गया, ये B हो गया, ये A हो गया, ये डिफॉर्मेशन, इसको x बोलते हैं, फंक्शन ऑफ x। y एक्सिस पे क्या है, फोर्स F, ठीक है। तो ये एरिया अंडर द कर्व हो गया, बराबर है ना। तो हम लोग को पता है कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k इंटू एक्स है। तो अगर एरिया निकालेंगे जी तो बताओ एरिया क्या आता है, ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBA, OBA, OBA। तो क्या मिलेगा बताओ, बेस इंटू हाइट होता है ना, तो यहाँ पे बेस क्या है तुम्हारा, हाइट क्या है, बराबर, ये आपका बेस हो गया और ये आपका हाइट हो गया। तो लिख दो, वैल्यू डाल दो भी, और क्या आंसर आ गया 1/2। OB का वैल्यू क्या है x, BA का वैल्यू क्या है f, समझा ना। देखो ये एक y एक्सिस पे f है ना, ये तुम्हारा f है ना, और ये डिस्प्लेसमेंट x, समझा। तो x इंटू f डाल दो, तो 1/2 x, f फर्स्ट इक्वेशन से f की जगह पे क्या डाल सकता हूँ, k इंटू एक्स, तो आंसर आ गया ना 1/2 kx²। बहुत सिंपल था ना ये, लिख लो। नेक्स्ट टॉपिक देखो, कंजर्वेटिव फोर्स एज नेगेटिव ग्रेडियंट। नेगेटिव ग्रेडियंट मतलब नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी। तो व्हेन बॉडी इज टेकन फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो इसको हम लोग नेगेटिव ग्रेडियंट पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। व्हेन a body is taken from one position to another against a conservative force, ठीक है, such as इलास्टिक, दूसरा है ग्रेविटेशनल, और इलेक्ट्रिकल। तो ये उल्टा काम करवाते हैं लोग से। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी इन द बॉडी स्टोर्ड होता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, F इक्वल टू माइनस चेंज इन एनर्जी अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एनर्जी को तीनों फॉर्म में भी लिख सकते हो डायमेंशन में। तो F इक्वल टू माइनस डी आई बाई टी एक्स माइनस डी यू जे बाई डी वाई माइनस डी यू के ना आई जे के बाई डी जे,
समझा ना, ये एक्स एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी, वाई में जेड में, ठीक है। तो 3D बोलते हैं इसको, 3 लेवल्स है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको डेल्टा यू बोलते हैं। तो ये नेगेटिव ऑफ ऑर्डर है। ठीक है, यहाँ तक लिख। एक्स एक्सिस पे मास लिया हूँ, वाई एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी लिया हूँ। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो ग्राफ लीनियर होगा, समझा? लीनियर ग्राफ आएगा। जैसे y इक्वल टू एम एक्स ग्राफ आता है ना स्ट्रेट लाइन का, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि जितना मास बढ़ेगा उतना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रखा हमने 1/2 mv² है ना, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, इसलिए स्ट्रेट लाइन है, समझा ना। देखो x को बढ़ाऊंगा तो y बढ़ेगा ना जी, समझा? तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट ग्राफ। सेकंड ग्राफ देखो, x एक्सिस पे मास लिया हूँ, y एक्सिस पे k लिया हूँ। तो इसमें पोटेंशियल, ये मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन निकालना। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता था? d²/2m ना। ध्यान से सुनो, हेलो लड़की, इधर देखो। ये ग्राफ ड्रॉ करना है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मोमेंटम²/2m। तो यहाँ पे मोमेंटम को कांस्टेंट रखना, तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है ना। तो अगर मैं मास बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? घटेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा कब? जब मास को कम करूंगा। तो इसका मतलब इनवर्स ग्राफ है, y इक्वल टू k/x का ग्राफ है। x बढ़ाओगे तो y कम होगा ना, तो ये ग्राफ इनवर्सली आएगा ऐसे। ये समझा ग्राफ कैसे आया? देखो ये मास इधर बढ़ रहा है ना, ऐसे बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी देखो कम हो गया। तो मान लो यहाँ पे तुम्हारा है 100 जूल, तो यहाँ पे 10 जूल होगा। यहाँ पे मास था तुम्हारा 1 kg, तो यहाँ पे मास है 10 kg। तो मास ज्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम, और मास कम तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। समझा? इसको इनवर्स ग्राफ बोलते हैं। सीधा ऐसा स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है नीचे की तरफ से? तुम खुद ही बता दोगे इसका आंसर। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं रियल लाइफ में, ठीक है। y इक्वल टू 1/x है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ऐसे पढ़ते थे ना 7th ग्रेड में, ऐसे किया था ड्रॉ तुम लोग बचपन में, y(x). तो x का वैल्यू 1 है तो y क्या आएगा? 1। x का वैल्यू है 2 तो y कितना आएगा जी? 0.1। x का वैल्यू है 4 तो ये कितना आएगा? 8 है तो कितना आएगा? 0.1। अब ग्राफ ड्रॉ करो। 0 1 2 4 8। तो 1 0.5 0.25 0.125। 1 पे कितना है? 1, तो ये मैक्सिमम है फर्स्ट पॉइंट, मिल गया ना। सेकंड पॉइंट 2 पे कितना है जी? 4 पे कितना है जी? 8 पे कितना है? ज्वाइन करो। आया? तो इसलिए बोला प्ले विथ ग्राफ सीखो। ये प्ले विथ ग्राफ में समझ दिया हुआ, ठीक है। प्ले विथ ग्राफ बुक है, तो उससे फिजिक्स मैथ्स एकदम इजी हो जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ग्राफ, समझा ना। तो इसका भी ड्रॉ करना है तो कर सकते हो, देखो बहुत सिंपल है। इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो y और x, x1 तो y1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी। y इक्वल टू x है ना, तो ये 1 तो 1 2 तो 2 3 तो 3, तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा ना। ड्रॉ करके देखो 0 1 2 3, तो 1 तो देखो 1, 2 पे तो 2, 3 पे तो 3, पॉइंट ज्वाइन करोगे तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा ना। समझा क्या मैडम? अभी नेक्स्ट देखिए, थर्ड वाला ग्राफ। थर्ड वाला ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी, क्या है? मोमेंटम, मास और
इसके बीच में। मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को कांस्टेंट रखो तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो मास बढ़ाओगे तो मोमेंटम भी बढ़ेगा ना। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, कोई बोलना मत, अनन्या बोलेगी। हाँ ये मास बढ़ाऊंगा तो मोमेंटम बढ़ रहा है, तो ग्राफ कैसे आएगा, ऊपर जाएगा। अभी तो बताया 1 पे 1, हाँ तो 2 पे 2, ऊपर किधर, उधर। कैसा है ग्राफ, कोई बोलेगा नहीं। कैसे ड्रॉ करूं, Grid to कैसे? point line to work. ऐसे नहीं ऐसा ऐसे कैसे, पहला वाला से बनाना ये वाला। नहीं ये? वो वाला हाँ, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब होता है ये 1 पे 1 आएगा, 2 पे 2 आएगा, 3 पे 3 आएगा, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मास जितना होगा उतना ही मोमेंटम होगा ना। तो यहाँ पे y एक्सिस पे मोमेंटम लिखूंगा, x एक्सिस पे मास लिखूंगा जी। और v क्या है, कांस्टेंट, स्लोप जिसको बोलते हैं। तो v यहाँ पे वेलोसिटी है जो कांस्टेंट है, समझा। तो ये ग्राफ आ गया, यहाँ देखो यहाँ तक। तो ये देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। नेक्स्ट ग्राफ, नेक्स्ट ग्राफ में क्या है जी, ये वाला ग्राफ। इसमें मास को कांस्टेंट रखना है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P²/2m। तो इसमें क्या कांस्टेंट रखना है, मास को। तो मास को कांस्टेंट रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम का स्क्वायर है ना। तो इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे y = x², ठीक है ना। तो ये कहीं तुम लोग देखा है ये ग्राफ, इसका किसका ग्राफ है, पैराबोला का, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ऐसा आता है। तो ये नेगेटिव पार्ट हटा दिया सिर्फ। तो ये ग्राफ ऐसा दिख रहा है, देखो दिख रहा है ना। मतलब ये अगर तुम्हें रियल में ड्रॉ करना है तो क्या करोगे जी, x एक्सिस y एक्सिस का वैल्यू लेंगे। x1 है तो 1, x2 रहेगा तो y4 आएगा ना। तो ये ग्राफ ऐसे बढ़ेगा, इंक्रीजिंग ग्राफ है लेकिन पैराबोलिकली बढ़ेगा। इसको पैराबोला ग्राफ बोलते हैं। देखो 1 पे 1 है, ठीक है ना। 2 पे देखो कितना आएगा, 4 आएगा ना, ज्यादा वैल्यू आएगा। तुम 3 डालोगे तो ये ज्यादा वैल्यू देगा, 9, समझा ना। तो ये हो गया तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मोमेंटम। यहाँ पे मास कांस्टेंट है। दूसरा ग्राफ क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और यही है, सेम ग्राफ ही है। इसमें m कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P²/2m। एक मिनट, हाँ देखो काइनेटिक एनर्जी और ये मोमेंटम के बीच में है। और यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ मोमेंटम लिखो। देखो तुम लोग देखो ग्राफ है ना। देखो तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे ना 10th का बुक, तो उसमें सिर्फ हम लोग ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, ऐसा y = x² ना। और x एक्सिस पे सिर्फ x लिखते थे और y एक्सिस पे y लिखते थे। ऑब्जर्व किया था क्या, जलज। ये ग्राफ y = x² का है। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट इसका निकालोगे तो इसका स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि x एक्सिस में ही डायरेक्ट P² ले रहा हूं। देखो यहाँ पे लिखा है ना, ये दोनों P² लोगे तो m कांस्टेंट है, तो ये लीनियर ग्राफ आएगा, क्योंकि x को यहाँ पे डबल कर दिया हूँ मैं। तो स्ट्रेट लाइन आएगा, समझा ना। तो स्ट्रेट लाइन आ गया। चलो लिख लो यहाँ पे m कांस्टेंट। पॉज करो, बंद करो।